Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 15 I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री-सिक्योर के सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से एमसीक्यूज के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होगा हम आज की एजेंडा में अगर बात करें तो वो हम देखेंगे योर मनी योर राइट मूवमेंट। आपकी मनी और आपका राइट उस मनी से रिलेटेड एक मूवमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े अच्छे से लॉन्च करा है, जहां पर आपकी मनी जो कई बार बैंक्स में जमा रहते हैं, कई बार बड़े रकम तो नहीं, छोटी रकम डालकर हम 1-2 हजार में, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं अपने कई बैंक अकाउंट्स में वो डोरमेंट रहता है, हम उसे किस तरह से रिक्लेम कर सकते हैं, वो ये योर मनी योर राइट मूवमेंट दिखाएगा। देन सेकंड वुड बी गोनियोपरा कोरल्स। कोरल्स के बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में हम आए दिन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस में भी पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स में भी ये मेंशन रहता है। आज हम गोनियोपरा कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनका लोकेशन है, क्या इनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो। थर्ड वुड बी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एनवायरमेंट के फील्ड में अपना योगदान देने के लिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के फील्ड में अपना योगदान देने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एक भारतीय को एक बार फिर से सम्मानित किया गया है, वो डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ वुड बी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A20। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, चाहे हमारे मर्चेंट नेवी के जवान हो या इंडियन नेवल फोर्सेस के जवान हो या फिर बाकी और कोस्ट गार्ड्स के जवान हो, उनके लिए किस तरह से डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट हेल्पफुल होगा, या बाकी ऐसे डीप सी ऑपरेशंस के लिए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यूजफुल कैसे हो सकते हैं, कैसे उनमें हमने आत्मनिर्भरता इंडिजीनियस कैपेबिलिटी हासिल की है, वो यहाँ डिस्कस होगा। फिफ्थ वुड बी नार्को एनालिसिस टेस्ट। हॉलीवुड की पिक्चरों में या इंडियन फिल्मों में आपने नार्को टेस्ट के बारे में कई बार देखा सुना होगा, कितना सही होता है, कितना हद तक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उसका रेलेवेंस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आपके लिए होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लास्ट में। ओके, सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, योर मनी योर राइट मूवमेंट। आप यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, एंड आकाशवाणी का ये एक अपडेट है, कई न्यूज लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी इसको कवर किया गया, दैट द प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्जेस सिटीजंस टू जॉइन योर मनी योर राइट मूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपनी मनी को क्लेम कीजिए, ये आपका ही हक है। पहला स्टेटमेंट अब इससे रिलेटेड क्या लिखा गया है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट इज टू रिटर्न अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स एंड प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स टू देयर राइटफुल ओनर्स। जैसा मैंने तुमको बताया कि इसका मेन पर्पस वही है कि जो राइटफुल ओनर्स है, आपका पैसा चाहे वो पीएफ के फंड के रूप में हो, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स के रूप में हो, या किसी भी डिपॉजिट्स के रूप में, इंश्योरेंस प्रोसीड्स के रूप में हो, वो आपका है, बट आपने उसको नोइंगली अननोइंगली बैंक्स में या ऐसे इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स के पास छोड़ रखा है, आपको उसको रिक्लेम करना है। यही इस योर मनी योर राइट मूवमेंट का पर्पस है। सेकंड, द इनिशिएटिव इज कोऑर्डिनेटेड एट द नेशनल लेवल बाय आरबीआई। नहीं, आरबीआई इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट कर रही है। ये एक सिंपल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। थर्ड, द उद्गम पोर्टल हैज बीन स्पेसिफिकली क्रिएटेड टू चेक फॉर अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट्स। एक्चुअली नॉट, उद्गम पोर्टल वैसे यूज होगा, बट ना अनक्लेम्ड इंश्योरेंस सेक्टर्स के रिसोर्सेज को क्लेम करने के लिए नहीं, अलग अलग है। यहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उद्गम जो पोर्टल है वो आरबीआई यूज करेगा अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स के लिए, इंश्योरेंस प्रोसीड्स के लिए बीमा भरोसा पोर्टल यूज किया जाएगा, म्यूचुअल फंड के लिए मित्र पोर्टल यूज किया जाएगा, डिविडेंड एंड शेयर्स के लिए आईपीएफए पोर्टल यूज किया जाएगा। मतलब इन हर नीड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग पोर्टल्स बने हैं, है ना। ये डिटेल्स याद रखिएगा, यहां से खुद एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है इस वाले टेबल से। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया हमारा। आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा, वन ओनली। वन ओनली है क्या? यस, करेक्ट ढूंढना है तो आंसर वन ओनली, इनकरेक्ट ढूंढना होता तो 2 एंड 3 ओनली हम चूज करते, राइट। सो अब हम आते हैं योर मनी योर राइट मूवमेंट पे। तो योर मनी योर राइट मूवमेंट इसको अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इसको नेशनल लेवल पे मॉनिटर करेगी। इसके मैकेनिज्म के अंदर आरबीआई, सीबी, आईआरडीएआई, ये सारी चीजें कवर होती हैं। इंडिया में हम अनक्लेम्ड असेट्स की बात करें तो काफी ज्यादा है, बैंक्स में अराउंड 78,000 करोड़ अनक्लेम्ड असेट्स। तुम देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए लोगों ने अनक्लेम्ड मैनर में बैंक्स में छोड़ रखे हैं। अगर ये लोगों तक वापस पहुंचने लगे तो देखो कितना भला होगा लोगों का। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 14,000 करोड़ रुपए पड़ा रहता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड्स में 9,000 करोड़ है, सबसे ज्यादा तो बैंकिंग में है। ये तुम्हारे मेंस के आंसर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये सारा डाटा, है ना। फिल्म्स ये प्री सिक्योर ना, मेंस में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा।
अनक्लेम डिपॉजिट्स की बात करें तो अनक्लेम डिपॉजिट्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेविंग करेंट्स के फॉर्म में, सेविंग करेंट अकाउंट्स के फॉर्म में, या फिर कई बार इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी क्या होता है कि हमने, आप ये बात अपने पेरेंट्स से सुने होंगे, अपने एल्डर से सुने होंगे कि उन्होंने एलआईसी का एक पॉलिसी ली पर बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया पैसे को जमा करना, और उसके बाद फिर वो उन्होंने क्लेम नहीं किया या प्रोसेस इतना टेडियस था कि उनको मिला नहीं। तो इन सब चीजों के रूप में जो हमारा पैसा हम हमारे तरफ से क्लेम नहीं होता है ना, उसी को हम अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। प्रोसेस इसका क्या होता है? आफ्टर 10 years द बैंक ट्रांसफर दिस मनी टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड मेंटेन्ड बाय आरबीआई। 10 साल के बाद बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, इस मनी को आरबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअली डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको मेंटेन करने का काम आरबीआई करता है। हालांकि हम इसको अभी भी क्लेम कर सकते हैं, यही हमारा योर मनी योर राइट मूवमेंट बता रहा है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इसकी ऐसी होगी कि फैसिलिटेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। हालांकि फैसिलिटेशन कैंप्स के साथ साथ ऑनलाइन फैसिलिटीज भी इजीली अवेलेबल हो तो पब्लिक को ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं भारत सरकार उस दिशा में क्या काम करती है ना। सिटीजन्स के लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिग्निफिकेंस हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ये जो 80,000 करोड़ रुपए लगभग बैंक में पड़े हैं, अगर वो लोगों तक आ जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना बेहतर हो सकेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का इन सिस्टम्स पर, है ना। लोग पहले बैंक्स में अपना पैसा जमा करने में काफी हिचकिचाते थे, वो हिचकिचाहट, वो हेजिटेशन आज भी है, थोड़ी कम है, वो और खत्म हो जाए। डिजिटल गवर्नेंस इंश्योर होगा एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा। वो जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पैसा जमा है, अगर वो वापस लोगों के पास आ जाए तो इकोनॉमी रन करने लगेगी। दैट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, राइट। दूसरे टॉपिक पर हम आते, चलिए तो दूसरा टॉपिक है गोनीपोरा कोरल से रिलेटेड, डाउन टू अर्थ, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सिविल सर्विसेज के लिए। यहां पर क्या बोल रहा है, हीट स्ट्रेस एंड रेयर डिजीज वाइप आउट गोनीपोरा कोरल कॉलोनीज ऑन ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ में यहाँ पे हमें ये गोनीपोरा कोरल्स मिलते हैं, जो कि ऐसे इस रेयर डिजीज की वजह से, जहां पे इनका कलर ना ब्लैक होने लगता है, इसके वजह से इनके नंबर्स कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ हीट स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट का टेम्परेचर का लेवल भी बढ़ना। सो पहला स्टेटमेंट, गोनीपोरा कोरल्स आर टाइप ऑफ सॉफ्ट कोरल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हार्ड कोरल्स दैट बिल्ड द प्राइमरी रीफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली में गोनीपुरा कोरल्स ना सॉफ्ट कोरल्स नहीं होते हैं, हार्ड कोरल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एक सिंपल फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये डिटेल्स यहाँ पे सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये हार्ड कोरल की कैटेगरी है गोनीपुरा कोरल्स, ठीक है। दूसरा, दे डिराइव ऑल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कैप्चरिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्रीडेशन, इन द वाटर कॉलम एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं जूस एंथलीज की हेल्प से, और साथ ही साथ प्रीडेशन, दोनों में इस तरह से ये अपना फीड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, ये भी डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जूस एंथलीज की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होगा और उस थ्रू भी अपना खाना पूरा करेंगे, और साथ ही साथ ऑब्वियसली जो फीडिंग होता है दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को या प्लैंक्टन्स को कैप्चर करना, उस थ्रू भी अपना ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग था। थर्ड, गोनीपुरा आर कंसिडर्ड थर्मली टॉलरेंट एंड टिपिकली इनहेबिट लगून्स एंड टर्बाइड रीफ एनवायरमेंट्स। यस, थर्मली ये टॉलरेंट होते हैं, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेचारों का नंबर कम हो रहा है। And fourth, they are identified by their unique polyps, which resemble flower petals and are generally tipped with 24 astringent tentacles. Yes, flower petals के जैसे polyps, ये जो हमारे गोनीपोरा कोरल्स हैं, ये फ्लावर पेटल्स के जैसे देखने में दिखते हैं कुछ इस तरह से, है ना। फ्लावर पेटल्स के जैसे गोनीपोरा कोरल्स को आप देख सकते हो। तो ये इनका एक यूनिक अपीयरेंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। 3 and 4 आर करेक्ट है, हमारा आंसर बी होगा। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं गोनीपोरा कोरल्स का क्या, एक तो ये हार्ड कोरल्स हैं, राइट, फ्लावर पॉट कोरल्स की तरह दिखते हैं अपने अपीयरेंस की वजह से। क्लासिफिकेशन क्या होगा, दे आर क्लासिफाइड ए लार्ज पॉलीपिस्टोनी पोर्टिएड फैमिली। मतलब सिंपली क्या कि इनके अंदर ना हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होता है, दैट्स व्हाई हार्ड कोरल्स के नाम में जाने जाते हैं। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर 24 टेंटिकल्स, ए फ्लावर्स की तरह दिखने वाले। हैबिटेट बिहेवियर की बात करें तो गोनीपोरा स्पीसीज ऑफन थ्राइव इन टर्बाइड, क्लाउडी एंड न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट्स लाइक लगून्स। ये इनको एकदम क्लीन वाटर नहीं चाहिए, ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में या क्लाउडी वाटर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। ये इनकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन से, याद रखिएगा, पूरी तरह से क्लीन वाटर इनको नहीं चाहिए। एंड जूस एंथलीज की हेल्प से फोटोसिंथेसिस एंड प्लैंक्टन्स को खाकर भी ये अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। दो दे आर थर्मली टॉलरेंट, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी बढ़ने की वजह से दे आर फेसिंग थ्रेट। साथ ही साथ ये ब्लैक बैंड नाम का डिजीज है ही। इस ब्लैक बैंड नाम के डिजीज की वजह से क्या होता है, ये एक माइक्रोबियल डिजीज है। ब्लैक बैंड जो डिजीज है ना, माइक्रोबियल डिजीज है। इसके वजह से धीरे 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 इनके कलर्स ब्लीचिंग एक टाइप का होने लगता है। यूजुअली कोरल्स की ब्लीचिंग होने
से ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं, पर यहाँ पे ब्लीचिंग ब्लैक बैंड की होती है। एंड देन द जू जेंटलीज दे स्टार्टेड डाइंग, और पूरा का पूरा हमारा जो कोरल रीफ का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। ओके, द थर्ड टॉपिक इज चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडियन को, एसीएस सुप्रिया साहू मैम को, जो अभी तमिलनाडु में वर्क कर रही हैं। सी हैज बीन अवार्डेड विद यूएनईपी 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। यहां से दो चीज हमें समझ में आ गई कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता कौन है, यूएनईपी। और इस बार भारत की तरफ से किनको चूज किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर है सुप्रिया साहू मैम को, है ना। ऐसे सिविल सर्वेंट तुम्हें बनना है, तुम सिविल सर्वेंट बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, इनको अपना आइडियल मानो, सुप्रिया साहू मैम को। चलो, पहला स्टेटमेंट, द अवार्ड इज द हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर बिल्कुल है, लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है, यूएनईपी देता है, यूएनडीपी नहीं। Second, in 2025, Indian bureaucrat Supriya Sahu received the award under the Inspiration and Action category. Correct. Prime Minister Narendra Modi was the first to receive this award, honored in 2018. Correct. The award recognizes transformative contributions in fields such as environmental policy, innovation and grassroots action. इन सारे कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। 2, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारे लिए। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था सबसे पहले, तो ये अवार्ड काफी न्यूज में चर्चा में था तभी। 4 कैटेगरी में दिया जाएगा, पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पॉलिसी लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन कैटेगरीज में दिया गया। अभी हम हमारे सुप्रिया साहू मैम की भी बात करेंगे, ठीक है। आइए, यूएनईपी की बात करें तो 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, नैरोबी केन्या हेडक्वार्टर है, और ये सारी की रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। अलग अलग प्री सिक्योर के सेशन में या बाकी सेशंस में कई बार डिस्कस हो चुका है। सुप्रिया साहू मैम की बात करें तो सी इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। सिविल सर्वेंट्स के लिए, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए ये एक आदर्श होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पॉलिसी लीडरशिप वाली कैटेगरी में दिया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए इनके काम को लेकर, ठीक है। इसके अलावा भारत की तरफ से 2022 में पूर्णिमा देवी बर्मन जी को भी दिया गया है, जिन्होंने ग्रेट एडजुटेंट स्टोर किया, जिसको आसाम में हरगिल्ला के नाम से भी बुलाते हैं, उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। तो भारतीयों ने हमेशा हर वक्त भारत का नाम रोशन किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ना, श्रीमती पूर्णिमा देवी बर्मन मैन, इनके बारे में मैंने तुमको आसाम प्रहरी में भी बताया है, ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक या हरगिल्ला को कंजर्व करने के लिए इनके कंट्रीब्यूशन का। और 2018 में एक इंस्टीट्यूशन को भी दिया गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया गया, किसको, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इंटरप्रेन्योरियल विजन में। मतलब ये एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, ग्रुप को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है ना। किस वजह से दिया गया, क्योंकि कोच्चि पहला वर्ल्ड का फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बनता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में इस तरह से इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है ये अवार्ड। फोर्थ है इंडियन नेवीज न्यू डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक अपडेट पीआईबी पे आता है क्या, दैट इंडियन नेवी इज टू कमीशन फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A20। मतलब इंडिजीनियस है, स्वदेशी निर्मित है, भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है, और साथ ही साथ हम इसको ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बढ़ाने में भी यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। कहां पे बिल्ड किया गया है, एमएस टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता, यहां बिल्ड किया गया है, इसको ये भी याद रखें, ये सारे फैक्ट्स काम आएंगे प्रीलिम्स में। पहला स्टेटमेंट, डीएससी A20 इज द फर्स्ट शिप इन सीरीज ऑफ 5 इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट्स बाय, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डीएससी A20 पहला ऐसा शिप है इन सीरीज ऑफ 5 इन सीरीज ऑफ 5 इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। पहला ऐसा, इस सीरीज का पहला एयरक्राफ्ट है। क्यों ऐसा हो रहा है, पहला एयरक्राफ्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैज बीन बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, नहीं, यहां पहले ही मैंने तुमको दिखाया कि टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता ने इसको बिल्ड करने का काम किया है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। थर्ड, द वेसल फीचर्स अ सिंगल हल मोनो हल फ्रॉम फॉर्म फॉर हाई स्पीड ब्लू वाटर ऑपरेशन। हाई स्पीड ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, पर सिंगल हल या मोनो हल नहीं है। देखो, एक से ज्यादा हल जब लगाए जाते हैं ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वाटर में, दैट्स व्हाई सिंगल हल नहीं है, डुअल हल है, डुअल हल है, लेट्स टेक इट, यस ट्विन हल है, ट्विन हल। फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग थे और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, याद रखो। इट्स प्राइमरी रोल इज टू सपोर्ट डाइविंग ऑपरेशंस, अंडर वाटर रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सैल्वेज मिशंस इन कोस्टल वाटर्स एंड हार्बर्स। यस करेक्ट, यही इसका मेन पर्पस है,
सो इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा 2 एंड 3 ओनली। अब हम बात करते हैं DSC A20, ये फर्स्ट सीप है, इंडिजिनियसली डिजाइंड है, विच इज द फर्स्ट अमंग सीरीज ऑफ 5। ऐसे और 4 बनेंगे जो कि इंडियन नेवी को या मर्चेंट नेवी को या कोस्ट गार्ड्स को डीप सी ऑपरेशंस करने में हेल्प करेगा। मैन्युफैक्चरिंग करने का काम टीटागढ़ रेलवे सिस्टम कोलकाता ने किया है, एंड नाउ इट इज बीइंग कमीशनड एट कोची अंडर द सदर्न नेवल कमांड। सदर्न नेवल कमांड कोची में इसको कमीशन किया जा रहा है। मेन इसका पर्पस हो गया टू प्रोवाइड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर डाइविंग ऑपरेशंस इन हार्बर एंड कोस्टल वॉरफेयर्स, बिल्कुल डाइविंग ऑप्स को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्टिंग इन द रिकवरी ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट और पर्सनल। सपोज मान लो किसी ऑपरेशन में किसी नेवल फोर्सेस के जवान अगर मान लो सबमर्ज हो गए अनफॉर्चुनेटली, या कोई वेसल सबमर्ज हो गया, तो उसकी रिकवरी के लिए, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, है ना। ऑल्सो इट वुड प्रोवाइड सपोर्ट इन सैल्वेज ऑपरेशन, दैट इज रिकवरिंग द लॉस्ट शिप एंड इक्विपमेंट्स। इन सारी चीजों में ये काम आएगा। डुअल हल कैपेबिलिटी, इसकी डुअल हल फीचर है इसका। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी हमें मिलता है डीप सी रीजन्स में ना, स्टेबिलिटी मिलता है ट्विन हल होने से। डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये नॉर्मल पॉइंट से 390 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, अप्रोक्स 30 मीटर लेंथ है। इक्विपमेंट के लिए जो भी डिकम्प्रेशन चैम्बर्स की बात करें, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग टॉम क्रूज साहब की, वहां पर भी डिकम्प्रेशन चैम्बर को दिखाया गया था कि किस तरह से डिकम्प्रेशन चैम्बर्स बनाए जाते हैं, सो दैट जो डाइवर्स है ना, वो काफी जब हम डीप जाते हैं ना, जो डिकम्प्रेशन सिकनेस होता है, क्योंकि वहां पर ना प्रेशर काफी ज्यादा होगा, उस डिकम्प्रेशन से बचने के लिए डिकम्प्रेशन चैम्बर्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग फीचर्स हैं, वो सारी इसमें प्रेजेंट है। भारत के आत्मनिर्भरता को, सेल्फ रिलायंस को दिखाता है, गैप फिलर करने का काम करेगा। नेवी की एबिलिटी को और बढ़ाने के लिए ये गैप फिलर का काम कर रहा है, ये चीज हमें चाहिए था। एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी। द कॉन्ट्रैक्ट विद टीटागढ़ रेल सिस्टम shows that private public partnership is going good in India in defense sectors. Fifth is narco analysis test. नार्को एनालिसिस टेस्ट पर आते हैं। द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें क्या बात हो रहा है, व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन नार्को टेस्ट मीन। सुप्रीम कोर्ट का ये जो रूलिंग है नार्को टेस्ट पे, इसका मतलब क्या है। पहला स्टेटमेंट, और नार्को टेस्ट इज सिमिलर टू अ पॉलीग्राफ टेस्ट इन मेथोडोलॉजी। नहीं भाई, सिमिलर नहीं होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट से डिफरेंट है नार्को टेस्ट मेथोडोलॉजी के केस में, है ना, एकदम सिंपल सी बात है, याद रखें इसको। सेकंड, स्टेटमेंट्स मेड अंडर अ नार्को टेस्ट आर डायरेक्टली एडमिसिबल एज कन्फेशन इन इंडियन कोर्ट्स। नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि नार्को टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली एडमिसिबल होते हैं इंडियन कोर्ट्स में। नहीं है, फिल्मों में दिखा दिया जाएगा, ऐसा ट्रूली में रियली में नहीं होता है। थर्ड, इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए वॉलंटरी एडमिनिस्टर्ड नार्को टेस्ट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। बिल्कुल, अगर किसी पर्सन ने, किसी विटनेस ने बोला कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के थ्रू जाना चाहता हूं, विलिंगली बोला है, तब जाके उसके स्टेटमेंट को टेस्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। The Supreme Court has deemed forced narco test to be unconstitutional. Yes, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है। इवन कुछ केसेस में इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के भी प्रमाण या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के भी डिसीजंस आए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा, 3 एंड 4 ओनली, फर्स्ट के 2 रॉन्ग थे। आइए अब हम नार्को टेस्ट की डिटेल पर जाते हैं। सो नार्को टेस्ट एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है जहां पे इंफॉर्मेशन निकालने का काम किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन से। उसके लिए एक मैकेनिज्म है, देखो पढ़ो लाइन बाय लाइन मैं तुम्हें समझाता हूं। मैकेनिज्म क्या है, द सब्जेक्ट इज सीडेटेड यूजिंग सब्सटेंसेस लाइक सोडियम पेंटोथैल। सोडियम पेंटोथैल डालकर उस पर्सन को पहले सीडेट किया जाता है। वो पूरी तरह से अवेयर नहीं रहता है ना। इस सोडियम पेंटोथैल को हम ट्रुथ सेरम भी बुलाते हैं। ये याद रखना, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन हो गया जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विच एलिमेंट और विच केमिकल इज नोन एज ट्रूथ सेरम, सोडियम पेंटोथैल। इफेक्ट इसका क्या होगा, जब ये किसी पर्सन को दिया जाएगा ना, तो वो थोड़ी हिप्नोटिक कंडीशन में रहेगा, पूरे अपने होशो हवास में नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ द कैटेगरी इज क्लासिफाइड, it is classified alongside other neuroscience methods like polygraph, lie detector and brain mapping। इन दोनों चीजों में भी यूज किया जाएगा इस सब्सटेंस को, नार्को टेस्ट को। कैन इट बी यूज्ड इन कोर्ट की बात करें तो जनरल रूल बोलता है इट कैन नॉट बी एडमिसिबल इन कोर्ट। व्हाई? बिकॉज द पर्सन इज नॉट इन ए कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। पर्सन कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, उसको ये सीरम दिया गया है। एक्सेप्शन है सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। However, any new material evidence discovered based on the information revealed during the test, फाइंडिंग ए हिडन वेपन बेस्ड ऑन द एक्यूज्ड स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। मतलब कि वो पर्सन जब उसका नार्को टेस्ट चल रहा था, तो नार्को टेस्ट के ड्यूरेशन में उसने बताया कि मैंने अपने घर में अपने बिस्तर के नीचे एक चाकू रखी थी जिससे वो क्राइम कमिट हुआ था।
तो पुलिस अगर उस चाकू को लेकर आती है तो वो चाकू एडमिसिबल होगा, उसका ये दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? न्यू मटेरियल एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है, ये सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। कोरबोरेशन की बात करें तो इन मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, द टेस्ट रिजल्ट्स डू नॉट कंफर्म गिल्ट, दे आर मेयरली इन्वेस्टिगेटिव टूल्स दैट मस्ट बी कोरबोरेटेड विद अदर एविडेंस। वही जो मैंने कहा कि कोर्ट्स में इसको डायरेक्टली एडमिसिबल नहीं माना जाता है, ऐसा मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में भी आ चुका है डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की बात करें तो आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसी पर्सन को नार्कोटिक्स के अगेंस्ट, राइट। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी, दिस इज अगेन इंश्योरिंग प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सच नार्कोटिक्स एंड इट्स फोर्स्ड यूज इन कोर्ट्स। ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। एक बार मैं ये वाला पार्ट थोड़ा और डिस्कस कर देता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का। देखो, आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये प्रोविजन क्या बोलता है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि आप उसको ट्रूथ सीरम देकर या फिर ये सोडियम पेंटोथेल देकर खुद नहीं बोल सकते कि आप अपना क्राइम कमिट कर लो, तो यहां प्रोटेक्शन मिल रहा है। द वायोलेशन फोर्सिंग अ पर्सन टू स्पीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग अमाउंट्स टू कंपल्सन टू प्रोवाइड टेस्टिमोनी अगेंस्ट वनसेल्फ व्हिच डायरेक्टली वायलेट्स दिस फंडामेंटल राइट। अगर किसी को ड्रग देकर उससे जुर्म कबूल किया जा रहा है तो डायरेक्टली आर्टिकल 23 का, आर्टिकल 20 उसका पार्ट 3 का डायरेक्टली क्या किया जा रहा है? वायलेशन किया जा रहा है। तो फिर यहां पे फंडामेंटल राइट आपके प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा। 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी आपको इंश्योर करता है। अ फोर्स्ड मेडिकल इंट्रूजन इनटू अ पर्सन्स मेंटल स्फीयर वायलेट्स देयर राइट टू प्राइवेसी। ऑब्वियसली अगर पर्सन खुद से एडमिसेबल नहीं कर रहा है, वो पर्सन खुद से नहीं बोल रहा है कि मुझे नार्कोटिक्स नहीं देना है, तो आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं हार्म कर सकते हो, भले वो एक्यूज्ड। Mental integrity as well. Administrating drugs without consent violates the physical and mental integrity of the individual. ये अगेन आर्टिकल 20 के अंदर आता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, मेंस में भी यूज करने के काम आएंगे। And the golden triangle. The court noted that violating Article 21 often triggers violation of Article 20, Article 14, which talk about equality. Article 14 जो कि equality की बात करता है, and Article 19 जो freedom की बात करता है. It disrupts the golden triangle of constitution established in मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में golden triangle of Indian Constitution, जिसमें Article 21, Article 19 and Article 14 को बताया गया था कि ये वो golden triangle है जो किसी भी इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी, किसी भी इंडिविजुअल्स की पर्सनल एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को, उसके राइट टू लाइफ को इंश्योर करने का काम करता है, बराबरी इंश्योर करने का काम करता है, राइट। सो नार्को टेस्ट अगर किसी पर्सन के विल के अगेंस्ट, उसके कंसेंट के अगेंस्ट किया जाएगा तो दैट वुड वायलेट द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एट प्रेजेंट। ये चीज याद रखें। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कोची मुजरीज बेनाइले के ऊपर था। एक परफॉर्मेंस, कोची मुजरी परफॉर्मेंस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने दो चीज पूछा है। एक तो ये कोची मुजरी बेनाइल बाइनियल इवेंट जो है ये है क्या, और मुजरी वर्ड का मीनिंग क्या है। ये मुजरी वर्ड यूपीएससी ने पहले पूछा है और कई स्टेट पीसेस में भी पूछा गया है ये मुजरी वर्ड के बारे में, तो मैंने वो तुम्हें इस क्वेश्चन में दे दिया है। मतलब इस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से तुम्हारे दो आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा था येलो लाइन के ऊपर। येलो लाइन न्यूज में रहा इजराइल के लिए, इजराइल के पर्सपेक्टिव में न्यूज में रहा है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तुम्हें वो देखना है, ठीक है। ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल हम लोग फिर प्रेसिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपर्ली। जय हिंद।